जय हिंद सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है सिस्मोदे सर। डेली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कक्षा 11वीं चल रहा है, अध्याय 2, और इसमें मैंने आपको 5 जगत चल रहा है और इसमें मैंने आपको मोनेरा जगत पढ़ा दिया है। ठीक है, 5 जगत कौन कौन से क्या चल रहा था मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। जैसे 5 जगत कौन कौन से चल रहे थे। फर्स्ट है मोनेरा जगत, जो कि हमने पढ़ लिया है, मोनेरा जगत। ठीक है, फिर होता है प्रोटिस्टा जगत, जो कि आप पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा जगत। तीसरा है कवक जगत, कवक जगत देखेंगे। फिर है पादप जगत, जंतु जगत। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है ना, अध्याय 2 चल रहा है, जीव जगत का वर्गीकरण, कक्षा 11वीं जीव विज्ञान। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको मोनेरा जगत पूरा पढ़ा दिया है। प्रोटिस्टा जगत देखना है, आज देखेंगे हम। फिर कवक जगत देखेंगे, पादप जगत और जंतु जगत नहीं देखेंगे, ये आपको अगले चैप्टर में विस्तार से दिया हुआ है, पार्ट 3 में। ठीक है, तो मैं इस अध्याय में हम ये 3 जगत पढ़ेंगे। और ये 5 जगत किसने दिया था, तो आर एच, ये मैंने सारा सारा लिखवा दिया, आर एच विटेकर ने। ठीक है, 5 जगत का सिद्धांत किसने दिया था, आर एच विटेकर ने। मोनेरा जगत पढ़ा दिया है। अब हम देखेंगे प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, फिर हम विस्तार से पढ़ते हैं। मोनेरा जगत हो गया, प्रोटिस्टा जगत देखते हैं। प्रोटिस्टा जगत क्या है, एक इस जगत में ऐसे जीवों को रखा गया है जो एक कोशिकीय हो और यूकेरियोटिक हो। मोनेरा जगत में जितने भी हमने जीव पढ़े थे, मोनेरा जगत के अंतर्गत बैक्टीरिया को रखा गया है। और बैक्टीरिया कैसा था, ये था एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक। एक कोशिकीय यानी जो एक ही कोशिका से बना हुआ होता है, उसको एक कोशिकीय कहते हैं, यानी पूरा शरीर उनका एक कोशिका से होता है। और उसी एक कोशिका में सभी कोशिकांग, यानी इसमें कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं, यानी कुछ कोशिका पाए जाते हैं। और एक कोशिकीय भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि इसमें सभी कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, है ना। और कोशिकांग यदि ये डीएनए होता है तो कैसा रहेगा, झिल्ली रहित होगा। ठीक है, उसमें झिल्ली नहीं होगी, तो इसमें पूरे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया, ऐसे बैक्टीरिया को रखा गया जो एक कोशिकीय हो और प्रोकैरियोटिक होते हैं। मैंने सारा की सारा पढ़ा दिया है। यदि पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो जाके जो मैंने अपलोड कर दिया है वो वाली वीडियो देख लेना, ताकि आपको अच्छे से मोनेरा जगत समझ में आ जाए। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रोटिस्टा जगत को देखेंगे। और प्रोटिस्टा जगत में ऐसे जीवों को रखा गया है जो एक कोशिकीय हो और यूकेरियोटिक हो। कोशिका तो इसका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ होगा, लेकिन यूकेरियोटिक होगा। यूकेरियोटिक का मतलब होता है उसमें सभी कोशिकांग पाए जाएंगे और झिल्ली युक्त पाए जाएंगे, है ना, झिल्ली में पैक होंगे। ठीक है, मान लो कोई झिल्ली है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा तो एक ऐसी झिल्ली में पैक होंगे, तो इसको बोलते हैं झिल्ली। और ये अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें सभी कोशिकांग पाए जाएंगे। और खास बात यह है कि यूकेरियोटिक है तो इसमें केंद्रक पाया जाएगा, एटीएस राइबोसोम पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक में क्या था, केंद्रक नहीं था, केंद्रों का अभाव था। ठीक है, तो यूकेरियोटिक में केंद्रक पाया जाएगा। तो हम देखते हैं प्रोटिस्टा जगत में ऐसे जीवों का रखा गया है जो एक कोशिकीय हो, प्रोकैरियोटिक हो, ठीक है, सॉरी यूकेरियोटिक हो। तो हम देखेंगे दूसरा प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत, इसके इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा।
हमने मोनिरा जगत में तो बैक्टीरिया को देखा था, इसके अंतर्गत क्या आएगा? तो इसके अंतर्गत डाइटम एवं भूरे शैवाल को रखा गया है। ठीक है, तो इस जगत में कैसे जीव, कौन से जीव आएंगे? डाइटम यानी शैवाली होते हैं और भूरे शैवाल आते हैं, इसको गोल्डन शैवाल भी बोलते हैं ना। तो इसके अंतर्गत भूरे शैवाल आएंगे, डाइटम आएंगे, और ये कैसे होंगे? तो ये होंगे ये जीव एक कोशिक एवं यूकेरियोटिक होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषी, यानी इसको बाद में लिखेंगे, तथा या फिर एवं केंद्रक एवं कोशिकांग। कोशिका के अंदर अंग तो कोशिकांग कहलाए, कोशिका के अंदर अंग है तो उसको कोशिकांग कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, रिक्तिका, केंद्रक, है ना। तो एवं कोशिकांग झिल्ली युक्त पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिकांग कैसे पाए जाएंगे? झिल्ली युक्त पाए जाएंगे। कौन? प्रोटिस्टा के जीव। और क्या खासियत होती है? इनका आवास क्या होता है? इनका आवास जलीय होता है। ठीक है, इनका आवास कैसा होता है? जलीय होता है। इसके अंतर्गत डाइटम एवं भूरे शैवाल, सॉरी ये मैंने आपको क्राइसोफैटा गुण लिखवा दिया है। ये भूरे शैवाल भी आएंगे और यूग्लिना भी आएगा, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा हटा देना है, क्योंकि इसके अंतर्गत स्वपोषी, विषमपोषी और परजीवी आते हैं। ठीक है, परपोषी। तो ये कोष्ठा जगत के गुण थे। तो इसमें आप थोड़ा ये इसको भी मिटा देता हूं, क्योंकि इसके अंतर्गत इसको बाद में देख लेंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, मैंने सिर्फ आपको डाइटम शैवाल ही लिखवा दिया है, जो कि एक क्राइसोफैटा के प्रकार था, है ना। तो आप तो ये लिख लो, सिर्फ इसका लक्षण लिख लेता हूं, लक्षण ठीक है, इतना लिख लेते हैं। तो ये जीव एक कोशिकीय यूकेरियोटिक एवं केंद्रक एवं कोशिकांग झिल्ली युक्त पाए जाते हैं, आवास जलीय होता है। ठीक है, इसके प्रोटिस्टा जगत के लक्षण। और इसमें पोषण कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। पोषण कैसे होता है? पोषण
पोषण इनमें 3 प्रकार का होता है। एक आपको मिलेगा स्वपोषी, स्वपोषी भी होते हैं, स्वपोषी। दूसरा होता है परपोषी, ठीक है, परपोषी। और तीसरा होता है परजीवी, परजीवी। इसमें थोड़ा ये भी लिख लेना कि ये जीव कैसे होते हैं। ये यानी प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को पादप जंतु और कवक के बीच की कड़ी माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस प्रोटिस्टा के जो गुण जो होते हैं पौधों के जैसे भी होते हैं, जंतु के जैसे भी होते हैं और कवक के जैसे भी होते हैं, इसलिए इस प्रोटिस्टा को इन 3 जगतों के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों माना जाता है मैंने अभी बताया, क्योंकि इसके लक्षण जो है, प्रोटिस्टा जगत के लक्षण जो होते हैं वो पेड़ पौधों, जंतु और कवक के जैसे होते हैं। तो कैसे होते हैं इस पोषण से पता चल जाएगा। स्वपोषण, स्वपोषण यानी स्वपोषी यानी पौधे भी होते हैं, स्वपोषी पौधे होते हैं यानी अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इसीलिए, और ये प्रोटिस्टा भी स्वपोषी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके गुण जो है पौधों से भी मिल रहे, इसलिए इसको पौधों के बीच की कड़ी कहा। जंतु यानी कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं, मैंने आपको पिछले बैक्टीरिया में पढ़ाया था। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं, जंतु सिर्फ मानव नहीं, छोटे छोटे जीव भी होते हैं। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं, यानी दूसरे के शरीर में रह के अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसा कौन कर रहा है? प्रोटिस्टा भी परजीवी हो रहा है, इसलिए प्रोटिस्टा का गुण जंतु से भी मिल रहा है। कवक, कवक क्या होते हैं? कवक जो होते हैं अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से करते हैं, यानी परपोषी होते हैं, ठीक, परपोषी होते हैं। और प्रोटिस्टा भी परपोषी हो रहा है, इसलिए इसको 3 जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है, किसको? प्रोटिस्टा जगत को। स्वपोषी क्या होते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण करते, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन आ जाएगा, थोड़ा इसको मैं नीचे लिखता हूं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? स्वपोषी में कौन कौन से प्रकार आएगा प्रोटिस्टा के, वो भी लिख देते हैं हम, कौन कौन से आएंगे। एक आएगा क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा प्रोटिस्टा, ठीक है, क्राइसोफाइटा प्रोटिस्टा। ये जो होता है स्वपोषी होता है, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन करता है। दूसरा कौन आएगा इसके अंतर्गत? डाइनोफ्लेजिट, डाइनोफ्लेजिट प्रोटिस्टा। तीसरा होता है युगलिना, युगलिना। तो ये 3 जो होते हैं स्वपोषी के अंतर्गत आएंगे प्रोटिस्टा। और बाकी जो दूसरे जो है, दूसरा जो है परपोषी जो होता है, परपोषी, परपोषी में कौन आएगा? तो परपोषी में आपका अवपंख कवक आता है ना, अवपंख कवक, अवपंख कवक आएगा, जो कि परपोषी होता है, यानी मृत जीव से भोजन करता है, ठीक है।
और ये तीनों कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। ये तीनों किससे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। और एक होता है परजीवी। परजीवी जो है, परजीवी, ये जो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा आपका प्रोटोजोआ। एक जंतु होता है प्रोटो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा, ठीक है। ये क्या करता है? जंतु के शरीर में रहता है, जंतु के शरीर में भोजन करता है, ठीक है। तो आपको ये पोषण आपको पता हो गया होगा कि प्रोटिस्टा में 3 प्रकार का पोषण होता है: स्वपोषी, परपोषी और परजीवी। स्वपोषी यानी प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन करेगा। स्वपोषी 3 प्रकार के यहाँ पे प्रोटिस्टा आएंगे। और बाकी जो है परपोषी जो होता है, यह उपंख कवक आएगा। ये मृत जीव यानी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन करता है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं कि 3 जगत के बीच की कड़ी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे कि जनन कैसे होता है इनमें। तो इनमें जनन जो होता है, जनन जो होगा इसमें, प्रजनन 2 प्रकार से होगा ना। प्रजनन कितने प्रकार से होगा? 2 प्रकार से होता है। एक होता है लैंगिक जनन, है ना। तो लैंगिक जनन में क्या क्या आएगा? तो लैंगिक जनन जिसमें युग्मक हो, युग्मक से होगा। ये मैंने पढ़ा दिया है, जैसे नर और मादा, नर व मादा। फिर क्या होगा? दूसरा क्या होगा? संलयन, संयुग्मन, है ना। संलयन, संयुग्मन। तो लैंगिक जनन नर और मादा से होगा, इसको लैंगिक जनन कहते हैं। अच्छे से विस्तार से पढ़ाया था इसको लैंगिक जनन कैसे क्या होता है। अलैंगिक जनन कैसे होगा? ये जो होता है अलैंगिक जनन जो होता है, ये द्विखंडन, है ना, यानी एक जीव 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। फिर मुकुलन, मुकुलन यानी अपने ही शरीर से उभार निकाल के नए जीवों का निर्माण करना, ये मुकुलन होता है। और बीजाणु, बीजाणु, है ना। तो ये प्रजनन हो जाता है इनमें, ठीक है। तो सीधा आपको याद रखना है शॉर्टकट में कि पोषिता जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है ना। और ये जो होते हैं आवास जो होते हैं वो जलीय होता है, और इनको 3 जगत के बीच की कड़ी माना जाता है। कौन कौन से 3 जगत? जंतु, पादप और कवक के बीच की कड़ी इसको माना जाता है। और पोषण जो होता है इनका 3 प्रकार से होता है: परपोषी, स्वपोषी और परजीवी। प्रजनन 2 प्रकार से होगा, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से होगा। तो एक आपके लक्षण हो जाते हैं प्रोटिस्टा जगत के। इसके बाद हम देखेंगे क्राइसोफाइटा, इसके प्रकार, है ना। इसके प्रकार भी मैं आपको लिखवा दूंगा इसको मिटा के, ठीक है। यही होते इसके प्रकार, ये मैंने लिखवाया है ना। क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिड, यूग्लिना, ओपंकवक, प्रोटोजोआ। ये 1 2 3 4 5 प्रकार होते हैं प्रोटिस्टा जगत के। तो इसको मिटाता हूं, फिर हम देखेंगे प्रोटिस्टा जगत के प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटाता हूं मैं। प्रोटिस्टा जगत के प्रकार को पढ़ेंगे अब। इसके प्रकार जो होते हैं, पहला प्रकार है क्राइसोफाइटा, ठीक है। दूसरा जो होता है
डाइनो फ्लैजिलेट जिलेट। तीसरा जो होता है यूग्लिना। चौथा जो होता है औपंकवक। और पांचवा हम पढ़ेंगे प्रोटोजो प्रोटोजोआ। तो ये 5 प्रकार होते हैं किसके? प्रोटिस्टा जगत के। तो इसमें से हम सबसे पहले क्राइसोफाइटा को समझते हैं कि क्राइसोफाइटा क्या है। ठीक है, तो क्राइसोफाइटा को विस्तार से समझते हैं। क्राइसोफाइटा ये वाली लाइन मैंने आपको प्रोटिस्टा में लिखवा दिया था, तो इसमें आएगा कि इसके अंतर्गत डाइटम किया एक सवाल है ना, इसके अंतर्गत डाइटम एवं भूरे शैवाल को रखा गया। ठीक है, और आगे क्या है कि ये क्राइसोफाइटा क्राइसोफाइटा एक कोशिक यानी एक कोशिक होता है। एक कोशिक एवं यूकेरियोटिक होते हैं। केंद्रक झिल्ली युक्त एवं कोशिकांग भी झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, ये है हमारा क्राइसोफाइटा। चित्र भी मैं आपको समझा दूंगा, चित्र कैसे आता है, तो चित्र भी देख लो आप क्राइसोफाइटा का। मैं आपको ये भी थोड़ा लिख देता हूँ कि क्राइसोफाइटा की कोशिका साबुनदानी क्राइसोफाइटा की कोशिका की साबुनदानी की 2 परत होती है। ठीक है, 2 परत होती है। और ये डाइटम जो है यानी साबुनदाने की 2 परत होती है। कैसे? देखो, ये आपका मान लो इस टाइप से होता है। ठीक है, ये क्राइसोफाइटा आपका ऐसा कुछ होता है, क्राइसोफाइटा। ठीक है, एक मिनट। तो ये है
ये एक डाइटम है, यानी सवाल है समझो, डाइटम चित्र। और इसकी जब हम इसको एक कोशिका को जूम करके देखेंगे तो ये साबुन दाने यानी साबुन का बॉक्स होता ना, साबुन रखने वाला बॉक्स, इस टाइप से होता है ये। साबुनदानी का मतलब होता है कि साबुन रखते हैं ना आप, बॉक्स इस टाइप से। तो यहाँ से मान लो ये ऐसा है समझो। ये दो परत है, ठीक है। डाइटम क्राइसोफाइटा यानी डाइटम की कोशिका साबुनदानी की दो परत की होती है। यहाँ पे इसको मैं कोष्टक में भी लिख देता हूँ, डाइटम। डाइटम की साबुनदाने की दो परत होती है, साबुनदाने जैसी दो परत होती है। देखो ये ऊपर, यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से ऊपर, इसको बोलते हैं ऊपरली परत को। और देखो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है सिलिका की होती है। इसकी कोशिका भित्ति सिलिका की होती है। सिलिका यानी एक कांच की तरह पारदर्शी ठोस होता है जो इनको नष्ट होने से बचाता है। ये होती है जो डाइटम को नष्ट होने से बचाती है, ठीक है। ये सिलिका, ये आपको दिख रही है पर सिलिका की होती है, सिलिका। और इस ऊपरी परत को, ये निचले हिस्से को बोलते हैं हाइपोटिका ना, ठीक है। इसको और ऊपर वाली को बोलते हैं एपिटिका, एपिथिका या एपिटिका है ना, ठीक है। तो ये ऊपर वाली परत को एपिटिका बोलते हैं और निचले वाली को हाइपोटिका बोलते हैं। ये साबुन के दाने की सी आकृति होती है डाइटम की। और ये डाइटम क्या होता है, जब जलाशय के नीचे, जल के नीचे जब बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो ये क्या होता है कि डाइटम मिट्टी का निर्माण कर लेता है ना, डाइटम मिट्टी का निर्माण करता है डाइटम। तो ये भी लिखवा देता हूं मैं। जब, और ये प्रकाश संश्लेषण होता है, मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया, लिखवा दूंगा ना। जब डाइटम जलाशय के नीचे बैठ, यानी ढेर 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 करता हूं, ढेर बनाकर डाइटम मृदा यानी मिट्टी है ना, डाइटम मृदा का निर्माण करता है, ठीक है। और इस डाइटम मृदा का उपयोग क्या होता है, इस मृदा यानी मिट्टी का उपयोग, क्योंकि ये कणिकामयी होती है, कैसी कणमयी होती है, कणिकामयी, उपयोग कणिकामयी होने के कारण, कणिकामयी होने के कारण तेल एवं सिरका को छानने एवं पॉलिश पेंट आदि में किया जाता है, ठीक है।
किया जाता है। तो ये आपका क्राइसोफाइटा कंप्लीट होता है। ये कैसे होते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं ना, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे, ये स्वपोषी है ना, स्वपोषी एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्राइसोफाइटा कंप्लीट हुआ। ये अवपंक होते हैं, अवपंक यानी तैरने वाले होते हैं। ये प्लवक, सॉरी अवपंक नहीं, प्लवक होते हैं। प्लवक यानी तैरने वाले होते हैं, ये प्लवक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्राइसोफाइटा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे डायनोफ्लिजिलिट। ठीक है, ये क्राइसोफाइटा कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? इसके अंतर्गत डायटम एवं पूरे शैवाल को रखा गया है। ये प्रकाश स्वकोशी एवं प्रकाश संश्लेषी होता है। ये क्राइसोफाइटा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं, केंद्रक झिल्ली युक्त होते हैं, कोशिकांग भी झिल्ली युक्त होते हैं। क्राइसोफाइटा की कोशिका यहाँ डायटम साबुन दाने की दो परत होती है। इसकी कोशिका भित्ति सिलिका की होती है, यानी ये जो होता है ये साबुन दाने की जैसी होती है इसकी कोशिका संरचना। और इसका जो होता है कोशिका जो होती है, कोशिका भित्ति सिलिका की होती है, जिसको नष्ट होने से बचाती है। और ये साबुन रखने का वो जो डब्बा होता है उसके जैसा होता है। यदि ये फिट है, इसको खोलोगे तो वापस लगाओगे तो फिट से बैठ जाएगा ये। ठीक है, इसकी ऊपरी परत को बोलते हैं एपिटिका, निचली परत को बोलते हैं हाइपोटिका। तो ये चित्र था डायटम का। ठीक है, और डायटम जब ये नीचे जलाशय के तल में बैठ जाते हैं तो डायटम मिट्टी का निर्माण करते हैं, और इसका उपयोग डायटम मिट्टी का निर्माण का उपयोग छानने में किया जाता है, पेंट करने में किया जाता है, अग्निरोधक दीवार में भी किया जाता है। तो बहुत उपयोग है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम, डायनोफ्लिजिलिट। डायनोफ्लिजिलिट पढ़ रहे हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ ना, जगह कम पड़ती है। मैंने आपको प्रकार तो बता दिया है, पोस्टा जगह चल रहा है। एक और पढ़ लेते हैं, डायनोफ्लेजिलिट। डायनोफ्लेजिलिट, ठीक है। चलो इसको देखते हैं हम। क्या था डायनोफ्लेजिलिट? डायनोफ्लेजिलिट, डायनोफ्लेजिलिट ये एक ऐसा जीव है जो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है ना, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। और ये जो होता है स्वकोशीय होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, एक कोशिकीय होता है, यूकेरियोटिक भी होगा। मैं तो सारा लक्षण आपको प्रोटिस्टा में ही बता दिया, तो ये लक्षण चलता रहेगा। और कैसा है? स्वकोशीय है। ठीक है, इसका चित्र में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो पहले इसके लक्षण देख लेते हैं। पेन नहीं चल रही है ना, एक मिनट। चलो अब पेन चल जाएगी। तो डायनोफ्लिजिट ये जीव एक कोशिक एवं एवं एक कोशिक एवं यूकेरियोटिक होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषी
होते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय होंगे, यूकेरियोटिक भी होंगे और प्रकाश संश्लेषी भी होंगे। डायनोक्लिजिड क्या है? एक मैं आपको एक चित्र बना देता हूँ इसका, डायनोक्लिजिड का। यहाँ पे बना देता हूँ इस टाइप से कुछ। आपकी किताब में कुछ ऐसा है, ठीक है। ऐसा है कुछ। ये आपका फ्लैजेला हो जाएगा और इसमें ये ऐसा होता है। ये डायनोक्लिजिड का चित्र है, ठीक है। ये है फ्लैजेला। दो फ्लैजेला है, ये भी फ्लैजेला है अनुप्रस्थ, ये लंबवत है और ये अनुप्रस्थ है, ठीक है। डायनोक्लिजिड है, फ्लैजेला है, तो इनका आवास भी लिख देते हैं। इनका आवास समुद्री होता है ना, समुद्र यानी जलीय, ठीक है, जलीय होता है, ठीक है। डायनोक्लिजिड कैसा होता है? समुद्री होता है, जलीय होता है। इनमें दो फ्लैजेला होते हैं, इनमें दो फ्लैजेला होता है। एक लंबवत होता है यानी ये सीधा, और एक अनुप्रस्थ यानी खांच में, है ना। एक लंबवत लंबवत होता है, दूसरा अनुप्रस्थ होता है, ठीक है, प्रस्तुत होता है। ये दो फ्लैजेला होते हैं और इनमें वर्णक पाए जाते हैं जो लाल एवं भूरे रंग के होते हैं। वर्णक यानी रंगीन होता है इनमें। वर्णक होते हैं जो लाल, पीले, भूरे होते हैं, ठीक है। तो इसके लक्षण है, जलीय होता है। आपके एनसीईआरटी में ऐसा ही चित्र है, आप देख लेना, ठीक है। चलो, इनमें जो होता है लाल रंग जो होता है, लाल डायनोफ्लेजिलेट, लाल डायनोफ्लेजिलेट फ्लेजिलेट, लाल डायनोफ्लेजिलेट वर्णक जो होता है, वर्णक यहाँ इसको बोलते हैं गोनियालेक्स, गोनियालेक्स बोलते हैं इसको। लाल डायनोफ्लेजिलेट वर्णक में त्वरित गुणन होता है। त्वरित गुणन यानी वृद्धि करता है, वृद्धि करने का गुण होता है किसके? लाल रंग में त्वरित गुणन होता है यानी, क्योंकि इसमें वर्णक होते हैं लाल, भूरा, नीले, लेकिन उन रंगों में से लाल रंग जो होता है, लाल डायनोक्लिड वर्णक या फिर गोनियालेक्स जो होता है, उनमें त्वरित गुण होता है। त्वरित यानी इनमें ज्यादा वृद्धि होती है, लाल रंग में ज्यादा वृद्धि होती है, लाल रंग ज्यादा होता है, उसमें ये गुण पाया जाता है, वृद्धि होती है उसमें। तो इसी कारण समुद्र की तरंगे तरंगे या
जल की सतह, जल की सतह लाल दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है। और इन कोशिका द्रव्यों में क्या होता है, कुछ कण पाए जाते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने वाले कण पाए जाते हैं ना, तो ये भी लिख देता हूं मैं। इनके कोशिका द्रव्य में प्रकाशित कण पाए जाते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और ये प्रकाश उत्पन्न करे तो इसलिए इसको रात्रि का चिराग कहा जाता है। इसलिए इसे रात्रि का चिराग कहा जाता है, ठीक है। तथा जीव संदीप्त भी दर्शाते, तथा ये जीव संदीप्त दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि जीव यानी ऐसे जीव जो है, दीप्त यानी दिया जलाने वाला जीव दर्शाते हैं ना, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, जीव संदीप्ति दर्शाते हैं। तो ये इतने इसके लक्षण थे, है ना। आपको अच्छे समझ में आया होगा कि डायनोफ्लिजिलेट जो है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है, और ऐसा जीव है जो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनका आवास समुद्री होता है। इनमें दो फ्लैजिला पाया जाता है, मैंने बताया आपको, दो फ्लैजिला होता है। और इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, सेलुलोज की होती है, सेल्यूलोज। अब लिख देता हूं, इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है, ठीक है। तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही, है ना। तो इसमें दो फ्लैजिला पाए जाएंगे और इनमें वर्णक पाया जाता है ना, इनमें वर्णक पाए जाते हैं, जैसे लाल, इनमें वर्णक होते हैं जो लाल, पीले, भूरे होते हैं। लेकिन इनमें से लाल रंग जो होता है, लाल डायनोफ्लिज वर्णक जो होता है, जिसे गोनिया फ्लेक्स भी कहते हैं, तो इनमें क्या है, त्वरित गुण होता है, यानी इनकी संख्या ज्यादा होती है, यानी संख्या बढ़ाने का गुण होता है इसमें, होता है। इसी कारण इस समुद्र की तरंगे यहाँ जल की सतह लाल दिखाई देती है, यानी आपका समुद्र जल जो लाल दिखाई देता है, किसके कारण, इसके कारण, क्योंकि इसमें लाल डायनोफ्लिड त्वरित गुणन होता है, इसके कारण इस समुद्र का रंग लाल दिखाई देता है। इनकी कोशिका द्रव्य प्रकाश कण होते हैं, यानी इनमें प्रकाश कण जो होते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको रात्रि का चिराग कहते हैं, है ना। जो क्योंकि प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, रात्रि में चमकते हैं, इसलिए रात्रि का चिराग कहा। या फिर ये कैसे है, जीव संदीप्त है, यानी जीव जो है दीप्त यानी दिया की तरह जलते हैं ये, और इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है, ठीक है। तो इतना ठीक है, देख मिलता अगले वीडियो में।